पॉलिटी का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है राज्य। यहाँ राज्य का मतलब मुख्यतः देश से है। राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त का मतलब इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, बौद्धिक स्तर पर बस केवल समझा जा सकता है। ये मुख्यतः 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे कि पहला भूभाग। भूभाग का मतलब किसी भी देश का क्षेत्रफल, और दूसरा है जनसंख्या, उस क्षेत्रफल पर जो उस देश की जनसंख्या निवास करती है, और तीसरा है सरकार। सरकार का जो काम होता है वो जनसंख्या में अराजकता न फैले, इसके लिए नियम कानून बनाना, और नियम कानून को जिस दस्तावेज में लिखती है उसको आमतौर पर संविधान कहा जाता है, जैसे कि हमारे देश में भारत का संविधान है। राज्य का चौथा तत्व है संप्रभुता। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की अंतिम क्षमता। जैसे कि भारत के पास 1947 के पहले ये 3 चीज़ें तो थीं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। आज़ादी के बाद हम संप्रभु देश हैं। राज्य के चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर इनमें चारों में से कोई किसी के पास नहीं, किसी देश के पास अगर ये चारों में से कोई नहीं है तो वो पूरी तरह से देश नहीं कहलाएगा। जैसे कि तिब्बत में दलाई लामा हैं, वो इस समय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अपनी कुछ जनसंख्या के साथ सरकार को चलाते हैं। उनके पास जनसंख्या है, सरकार है, लेकिन भूभाग और संप्रभुता नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखा भी है। 1947 के पहले भारत के पास जनसंख्या, भूभाग, सरकार तो थे किंतु संप्रभुता नहीं थी। और इस टॉपिक पर यूपीएससी जो सवाल पूछता है बिल्कुल ऐसे ही रहेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्य के चारों तत्व वैकल्पिक रूप से अनिवार्य होते हैं। देखने पर तो एकदम सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है। दूसरा, यदि चारों तत्वों में से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला पॉइंट गलत है, क्योंकि चारों तत्व वैकल्पिक रूप से अनिवार्य नहीं है। वैकल्पिक का मतलब यहाँ चॉइस हो गया, चॉइस नहीं है, कंपलसरी है। ये है ना, राज्य के चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं है। तो ऐसे अगर को कथन आते हैं तो सावधानी से पढ़िए और गलत करिए इसे। इसके हिसाब से केवल दूसरा ये वाला सही होगा। नेक्स्ट पेज। शासन के अंग। शासन का इंग्लिश यहाँ गवर्नमेंट है, मतलब सरकार। शासन के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। विधायिका, इसको इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, जैसे कि हमारे देश में संसद है, राज्यसभा और लोकसभा। दूसरा अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब जो कानून को लागू करवाती है। कार्यपालिका आगे हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रकार का होता है, राजनीतिक और अस्थायी। राजनीतिक में नेता गण वगैरह आते हैं, और फिर अस्थायी में अधिकारी, जैसे कि IAS ऑफिसर। शासन के तीसरे अंग में न्यायपालिका, जो कि संविधान की व्याख्या करती है और कानून के अनुसार विवादों का समाधान करती है। जैसे कि कोई भी विवाद हो गया हमारे देश में कानून को लेकर के, या किसी के मूलाधिकार का उल्लंघन हो गया, कुछ भी ऐसी समस्या होती है तो उसका पूरा समाधान न्यायपालिका करती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। पढ़ते हैं एक-एक करके। विधायिका आमतौर पर 2 सदनों से मिलकर बनती है, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय विधायिका संघात्मक ढांचे पर आधारित है। ये जो ढांचा होता है ना किसी देश का, ये 3 होता है, एक संघात्मक, परिसंघात्मक और एकात्मक। हमारे देश का जो ढांचा है वो संघात्मक है, मतलब राज्य और केंद्र मिल करके पूरे देश में अच्छे से शासन चलाते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कार्यपालिका। कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है, मुख्यतः राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में अधिकारीगण वगैरह, जैसे कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जाएंगे। और राजनीतिक कार्यपालिका जो सांसद या विधायक होते हैं, जिसको हम लोग चुनते हैं, मुख्यतः कानून यही बनाते हैं, हम लोग इनका सपोर्ट करते हैं, मतलब अस्थायी कार्यपालिका वाले सपोर्ट करते हैं इनकी। राजनीतिक कार्यपालिका 4 प्रकार की होती है। अध्यक्षीय, अध्यक्षीय मतलब प्रेसिडेंशियल, जैसे कि USA में है।
कार्यपालिका के प्रमुख को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जैसे कि भारत में जो व्यवस्था है वो संसदीय है, ठीक है। यहाँ के जो देश के प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है, जबकि जो हमारे सरकार के प्रमुख होते हैं जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं उनको जनता नहीं चुनती है। संसद में, लोकसभा में जिनका बहुमत होता है उनकी सरकार बनती है, और उनका जो मुखिया होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। खैर वो अलग बात है। यहाँ पर देखिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली। कार्यपालिका के प्रमुख को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। यूएसए में एक निर्वाचक गण के माध्यम से राष्ट्रपति को चुनते हैं। मतलब अध्यक्षीय का सीधा मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका और विधायिका में पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट चलता है। भारत में क्या होता है कि संसद में से ही कार्यपालिका निकलती है, इसको बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। लेकिन अध्यक्षीय में क्या होता है कि कार्यपालिका का चुनाव जनता करती है, फिर विधायिका का चुनाव भी जनता करती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सिर्फ जनता विधायिका के सदस्यों को चुनती है, और विधायिका में जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है, वही कार्यपालिका का निर्माण, मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। संसदीय आते हैं पार्लियामेंट्री भारत और इंग्लैंड में है। इसके अंतर्गत विधायिका के सदस्यों में से ही कार्यपालिका का चयन होता है। वो ऐसे होता है, देखिए, लोकसभा का निर्वाचन जनता करती है। लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है, बस वही ये हुआ। वो जो सरकार बनती है उसी को कहते हैं मंत्रिमंडल, उसी को कहते हैं कार्यपालिका। यानी कि संसद में से ही, संसद बड़ा गोला, संसद में से ही एक छोटा गोला कार्यपालिका, ठीक है। विधायिका में जिस दल का बहुमत होता है वही दल सरकार बनाती है, मंत्रिमंडल बनाती है। और राजनीतिक कार्यपालिका में जो तीसरा पॉइंट है वो है दोहरी कार्यपालिका। किसी किसी देश में ऐसा होता है, जैसे कि फ्रांस में। इसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में विभाजित होती हैं। भारत में क्या होता है कि जो शक्तियाँ होती हैं वो आमतौर पर औपचारिक शक्तियाँ तो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन जो मेन शक्तियाँ होती हैं, जो मुख्य पावर होती है, वो होती है प्रधानमंत्री के पास। लेकिन यहाँ दोहरी जो शासन व्यवस्था होती है, दोहरी राजनीतिक कार्यपालिका होती है, वहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास पावर होती है। और चौथा है बहुल, प्लूरल एग्जीक्यूटिव, स्विट्जरलैंड में है ऐसा। इसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियाँ कार्यपालिका के सभी सदस्यों में बराबर होती है। मतलब अगर कार्यपालिका में 7 सदस्य हैं, मान लीजिए, वैसे स्विट्जरलैंड में 7 होते हैं। कार्यपालिका में अगर 7 सदस्य हैं तो 7 के पास बराबर पावर है। जैसे कि भारत में संसदीय है, तो संसदीय में कई सारे मंत्री होते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है, मतलब मंत्रियों में प्रधान, उसके पास पावर ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर सभी मंत्रियों के पास बराबर पावर होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई दूसरा अन्य मंत्री हो। शासन का जो तीसरा अंग था वो न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम संविधान की व्याख्या करना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करती है, और कोई भी विवाद होता है उसका समाधान करती है। न्यायपालिका को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं अब। देखिए, न्यायपालिका तो भारत में अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या व्यवस्था है। इसकी पावर ऑफ जुडिशरी देखते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली में जुडिशरी कमज़ोर होती है तथा संसद की शक्ति बहुत अधिक होती है, जैसे ब्रिटेन। अब एकात्मक शासन प्रणाली का मतलब ये हुआ कि ऐसा देश जिसमें राज्य ना हो, केवल एक ही संघ हो, एक ही केंद्र हो जहाँ से पूरा शासन व्यवस्था चलता हो। जो छोटे देश होते हैं आमतौर पर ऐसी ही व्यवस्था होती है, एकात्मक टाइप की। वहाँ पर जुडिशरी कमज़ोर होती है, जैसे कि ब्रिटेन में है। इसका कारण ये है कि संसद कुछ भी कानून बना सकती है। वहाँ का जो न्यायपालिका होती है उसके पास जुडिशल रिव्यू करने का उतना ज़्यादा अधिकार नहीं होता जितना यूएसए और इंडिया के न्यायपालिका के पास है। दूसरा है, संघात्मक प्रणालियों में न्यायपालिका की शक्ति अधिक होती है, क्योंकि सेंटर और स्टेट विवादों का समाधान करती है। कौन करती है? न्यायपालिका करती है। जैसे यूएसए और इंडिया। देखिए, ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है,
यहाँ की न्यायपालिका कमज़ोर एक मामले में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ पर राज्य और केंद्र में कोई ऐसा विवाद ही नहीं होता है, जबकि भारत और यूएसए में संघात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ पर सेंटर और स्टेट में आए दिन विवाद होते रहते हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर के, तो उसका समाधान जो करती है वो न्यायपालिका करती है। और इस संदर्भ में उसके पास पावर ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है भाई, पावर रहेगा तभी ना वो समाधान करेगी, नहीं तो उसकी कोई बात ही नहीं मानेगा। तीसरा बात, जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहाँ संविधान का सटीक निर्वचन मतलब एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन न्यायपालिका करती है। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, इसीलिए वहाँ पर न्यायपालिका कमज़ोर है। एक व्याख्या मतलब एक एग्जाम्पल ये भी है कि क्योंकि वहाँ की न्यायपालिका कमज़ोर है, उसका एक उदाहरण ये भी है। पहली बात कि वहाँ पर सेंट्रल स्टेट का कोई विवाद नहीं होता। दूसरी बात कि वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, जबकि भारत में लिखित संविधान है। और अगर केंद्र या राज्य संविधान के खिलाफ ऐसा कोई कानून बनाती है जो कि संविधान के खिलाफ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, या फिर हमारे नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तब उसकी वो व्याख्या करती है कि नहीं भाई इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होगा। चौथी बात, जिन देशों के संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी देते हैं वहाँ न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षक होती है। जैसे कि भारत और यूएसए में है, न्यायिक पुनरीक्षण आदि की उसकी शक्ति बढ़ जाती है। हमारे संविधान में हम लोगों को मतलब हम सभी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनको फंडामेंटल राइट कहते हैं। अगर उनके खिलाफ केंद्र या राज्य कुछ ऐसा कानून बनाती है जो कि आपत्तिजनक है, उनके मतलब खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 और 226 दोनों के तहत जुडिशल रिव्यू कर सकती है, मतलब पुनरीक्षण कर सकती है। पुनरीक्षण क्या होता है, यहाँ पर है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनरीक्षा और जुडिशल रिव्यू। इन सब का मतलब एक ही होता है, अलग अलग दे दिया जाता है कभी कभी, लेकिन ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर इसका मतलब है न्यायपालिका द्वारा कार्यकारिणी के कार्यों और आदेशों की जांच की जाती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं है। जैसे कि संसद है, मान लीजिए संसद या सरकार कुछ भी ले लीजिए, अगर वो ऐसा कोई कानून बनाती है जो कि मूल अधिकार के खिलाफ है, नहीं होना चाहिए वैसा, तो वो उस कानून की व्याख्या कर सकती है, उसको खारिज कर सकती है। कौन खारिज कर सकता है? न्यायपालिका, कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन्हीं सबको मिला जुला के कहा दिया जाता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक पुनरावलोकन। ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये बहुत बार पूछता है मेंस में भी, मतलब यूपीएससी के मेंस में या फिर स्टेट सर्विस के मेंस में या फिर इंटरव्यू में कभी कभी मैं देखता हूँ कि पूछते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पर ध्यान से समझिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि संसद को न्यायपालिका से ताकतवर बनाता है। कैसे? विधि द्वारा यानी कि संसद जो भी कानून बनाएगी, जो भी कानून स्थापित करेगी, उसी के हिसाब से देश में शासन व्यवस्था चलेगी, चाहे वो कुछ भी बनाए। जैसे कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड की संसद जो भी कानून बना दे वो मान्य होता है, चाहे जैसा रहे। मतलब अगर ऐसा कहीं पर रहता है तो उस देश की जो संसद होती है वो वहाँ की न्यायपालिका से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है हर एक मामले में। दूसरा है यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है कि न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान करता है, ये करता है, जैसे कि भारत और यूएसए में है। मतलब इसके माध्यम से अगर संसद कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसको डायरेक्ट खारिज नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगर कानून सम्मत कोई भी विधि बनाई जाती है तो उसको खारिज नहीं करेगी। लेकिन इसमें है कि नहीं भैया, आप अगर कानून के सम्मत भी कोई कानून अगर बनाते हैं, मतलब विधि सम्मत कानून अगर बनाते हैं और अगर वो मूल अधिकार या संविधान की मूल भावना के खिलाफ है तो भी न्यायपालिका उसे खारिज कर देगी। इन दोनों का मतलब यही है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। भारत में ये दोनों हैं फिलहाल।
ब्रिटेन में ये ज़्यादा है। भारतीय राज्य व्यवस्था का ढांचा विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर संघात्मक है। संघात्मक मतलब सेंट्रल स्टेट एक संविधान है, दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन न्यायपालिका के स्तर पर एकात्मक है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के स्तर भिन्न भिन्न न्यायपालिकाएं नहीं हैं। स्तर पर यहाँ होना चाहिए। मतलब अभी इंडिया में क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर पावर ऑफ सेपरेशन है, कुछ मतलब लिहाज से, ऐसे पूरी तरह से तो नहीं है लेकिन है। जैसे कि राज्यों में राज्य सरकारें अपने तरीके से कानून चलाती हैं, केंद्र में अपने तरीके से केंद्र सरकार कानून बनाती है। सूची है अलग अलग, 7वीं अनुसूची में आप पढ़ेंगे कि स्टेट लिस्ट अलग है, फिर यूनियन लिस्ट अलग है। लेकिन न्यायपालिका के संदर्भ में हमारे देश में जो व्यवस्था है वो एकात्मक है। कैसे एकात्मक है? राज्यों के हाई कोर्ट सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अधीन होते हैं। इस लिहाज से हमारे देश में न्यायपालिका एकात्मक है, जबकि विधायिका और कार्यपालिका के संदर्भ में राज्य सीधे तौर पर संघ के अधीन नहीं होते हैं। राज्य सूची में जो विषय दिए होते हैं उसके तहत वो स्वतंत्र होते हैं अपना काम करने के लिए। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से, इन सब के बारे में अभी पॉइंट में आएगा। हर एक टॉपिक में ये सारी बातें घूम घूम कर फिर से आएंगे। न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज़म, ये आए दिन आता रहता है खबर में, क्या है, फिर पूछता भी है इंटरव्यू या फिर प्री मेंस हर जगह। जब न्यायपालिका आगे बढ़ चढ़कर काम करती है तथा विधायिका और कार्यपालिका के लिए निश्चित किए गए कार्यों में भी दखल देने लगती है, जैसे कि मान लीजिए संसद का काम है कानून बनाना, सरकार का काम है कानून को लागू करवाना, लेकिन न्यायपालिका का काम है कानून की व्याख्या करना। आमतौर पर यही करती है वो कि नागरिकों के मौलिकाधिकार का उल्लंघन ना हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संसद जब कोई कानून नहीं बनाती है और उसकी ज़रूरत होती है समाज में तो किसी केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक गाइडलाइन जारी करती है कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, उसको कानून बना दिया जाता है। तो इसी को कहते हैं न्यायिक सक्रियतावाद, यानी कि संविधान का काम है, न्यायपालिका का काम है बस संविधान की व्याख्या करना, विवादों का समाधान करना, कानून बनाना नहीं। लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कानून बना देती है, मतलब गाइडलाइन जारी कर देती है कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। एक तरह से विधायिका के कामों में हस्तक्षेप करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से कभी कभी सरकारें कानून नहीं बनाती हैं, तो ना चाहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट विधायिका या कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए, जो जिसका काम है वही करना चाहिए, पावर ऑफ सेपरेशन का पूरा ख्याल रखना चाहिए। बस ख़त्म हो गया। ये क्या है, राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। ये पूछता है पीटी में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।